Hello students, good morning. Today we will discuss topic of electrochemistry. In last turn we have discussed different types of conductance. Now we will discuss the effect of dilution on them. Effect of dilution on specifics, molar and equivalent conductance. Okay. First of all, specifics conductance. Student, we know that the specific conductance is the unit volume conductance. Okay, तो on dilution number of ions per ml decrease, hence specific conductance increase. यानी कि डाइल्यूशन करने पर पर एम एल आयंस जो हैं वो आपके डिक्रीज़ करते हैं, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आपकी डिक्रीज़ करेगी. C direct proportional number of ions, velocity of ions and charge on ions. यानी कि जो कंडक्टेंस होती है वो नंबर ऑफ आयंस, वेलोसिटी ऑफ आयंस एंड चार्ज ऑन आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ओके, तो जब आपके नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टेंस भी आपका डिक्रीज़ करेगा. नेक्स्ट है मोलर एंड इक्विवेलेंट conductance. Molar and equivalent conductance increase on increasing dilution. Okay, there are two theories to explain this fact. इस फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए टू थ्योरीज दी गई हैं. फर्स्ट थ्योरी है आपकी थ्योरी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, थ्योरी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करने के लिए एक ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ दिया गया है. ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आप 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं. ओके, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज. ठीक है, डाइल्यूशन करने पर या डाइल्यूशन को बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज़ करता है. और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या इंक्रीज़ करते हैं? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज़ करते हैं. तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज़ करता है और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टेंस अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाती है. कौन सी? मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. ओके, इस लॉ को समझिए. सपोज ए बी इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, ए बी क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो ये अपने ए पॉजिटिव आयंस और बी नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है. सपोज टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर, यानी कि जब स्टेज आपकी क्या थी? इनिशियल टाइम पर ए बी का 1 मोल है, लेकिन अभी टाइम स्टार्ट ही हुआ है, अभी डाइल्यूशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो ए पॉजिटिव के 0 मोल रहेंगे और बी नेगेटिव के भी आपके 0 मोल रहेंगे. बट आफ्टर टी इज इक्वल टू टी टाइम पर, यानी कि कुछ टाइम बाद डाइल्यूशन का असर होने लगा, तो जो आपके ए बी का 1 मोल था उसमें से अल्फा मोल जो है वो आपके डिसोशिएट हो जाते हैं. ठीक है, अल्फा मोल आपके डिसोशिएट हो जाएंगे. जब ए बी के 1 मोल में से अल्फा मोल आपके डिसोशिएट हो जाएंगे तो ए पॉजिटिव के कितने मोल बने? अल्फा. और बी निगेटिव के भी अल्फा बने. हम इसको 1 माइनस अल्फा अपॉन बी से भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वी क्या है? मोल इन पर लीटर, यानी कि पर लीटर में 1 मोल डिजोल्व है आपका, तो इसलिए 1 माइनस अल्फा अपॉन बी. और इसके भी कितने बने? अल्फा अपॉन बी. और ये भी क्या बने? अल्फा अपॉन बी. अब 1 मोल डिजोल्व इन पर लीटर को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन. तो हम यहाँ बी के प्लेस पर सी भी इंडिकेट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा आपका सी 1 माइनस अल्फा, और ये सी अल्फा, और इधर भी सी अल्फा. ओके, अब इसके लिए आपको के की वैल्यू निकालनी है. के इज इक्वल टू एक्टिव मास ए पॉजिटिव इंटू एक्टिव मास बी निगेटिव अपॉन एक्टिव मास ए बी. ओके, अब एक्टिव मास ए पॉजिटिव, एक्टिव मास बी निगेटिव की वैल्यू पुट करिए अपॉन एक्टिव मास ए बी की भी आपको वैल्यू पुट करनी है. एक्टिव मास ए पॉजिटिव की वैल्यू है सी अल्फा और एक्टिव मास बी निगेटिव की वैल्यू सी अल्फा अपॉन एक्टिव मास ए बी की वैल्यू आपकी सी 1 माइनस अल्फा. सी से सी कैंसिल हो गया, तो ये के इज इक्वल टू आ गया आपका सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. वी नो दैट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1. क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो हम अल्फा की वैल्यू को बहुत ही कम मान लेते हैं इन कंपैरिजन ऑफ 1, यानी कि हम अल्फा को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं. ओके, तो ऑन नेगलेक्टिंग अल्फा इन कंपैरिजन ऑफ 1, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर. सी को आप इधर ले जाइए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट
K/C और C इज इक्वल टू होता है आपका 1/V। तो देन अल्फा इज इक्वल टू √K/V। और ये K क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है। अगर हम इक्वल का साइन हटाते हैं तो ये बाहर आकर प्रोपोर्शनलिटी के साइन में बदल जाता है। तो अल्फा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल √BK, यानी कि ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन किया गया है। ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज सो दैट नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। कॉन्सिक्वेंटली लैम्डा m एंड लैम्डा EQ, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रीचेज एट देयर मैक्सिमम पॉइंट। ओके, यानी कि व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रीचेज एट देयर मैक्सिमम पॉइंट मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि जब आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि जब आप डाइल्यूशन करते रहेंगे स्टूडेंट, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस पॉइंट पर आकर उसका जो डिसोसिएशन है वो रुक जाता है। उसी पॉइंट को हम उसका मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। तो वही मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि उस मैक्सिमम पॉइंट पर हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। ओके, इनको हम लैम्डा नॉट m से और लैम्डा नॉट EQ से इंडिकेट करते हैं। ओके, अब हमने ये एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, किस किस के बीच में है, ये कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस या आप ले लीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये देखना है कि इधर हमने एक एक्स एक्सिस ली है और एक वाई एक्सिस ली है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमने आपका कंडक्टेंस को शो किया है, वो आपकी मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, ठीक है। वाई एक्सिस पर हमने क्या है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। कंसंट्रेशन आगे की तरफ तो इंक्रीज कर रही है, जब कंसंट्रेशन आगे इंक्रीज करेगी तो डाइल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर डाइल्यूशन हमने इसकी बैक डायरेक्शन में अगर हमने डाइल्यूशन को इंक्रीज कराया है तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जैसे जैसे आपका डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो आपकी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट्स। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में तो कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने पर वो एकदम से अपने आयंस में टूट जाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 100% होती है, यानी कि वो पूरा डिसोशिएट होता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोशिएट होगा, कब तक डिसोशिएट होगा, कहाँ तक डिसोशिएट होगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो इसलिए इस कंडीशन में, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में हमें जो ग्राफ मिलता है वो एक कर्व्ड मिलता है। ओके, यानी कि उसका कोई एक मैक्सिमम पॉइंट हम नहीं निकाल सकते कि ये कहाँ जाकर स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट वी गेन्ड ए कर्व्ड ग्राफ। ओके, नेक्स्ट थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहता है, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू 100%। अल्फा 100% होता है, तो जैसे ही हम इसका डाइल्यूशन कराते हैं तो इसके लिए जो अल्फा है यानी कि वो बढ़ता जाता है, अल्फा बढ़ता जाता है। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। और एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है। इस मैक्सिमम यानी कि अब इस मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गई, इसके बाद इसका जो है वो डिसोसिएशन और ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। यही इसका जो है वो मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। और इसी स्टेज पर ये क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हमें ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट ग्राफ मिलता है। ओके, लैम्डा नॉट m एंड लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कैलकुलेट बाय एक्स्ट्रा पोलराइजेशन बट these can be determined by strong electrolyte। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लैम्डा
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन लैम्डा इनफाइनाइट या लैम्डा नॉट m वर्सेस कंसंट्रेशन, ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ए कर्व इज ऑब्टेन which cannot be plotted easily. Therefore, lambda naught m and lambda naught equivalent for a weak electrolyte cannot be calculated by extrapolarization. This can be determined by extrapolarization for a strong electrolyte. Okay. अब आता है आपका नेक्स्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी आपकी वही है जो मैक्सिमम पॉइंट वाली मैंने बताई है, यानी कि जब आपकी कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, ओके, और जो डिसोसिएशन है वो मैक्सिमम हो जाए, वही आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा नॉट m। ओके, अब एक लॉ आता है खशॉर्ग लॉ। Khashar law of independent migration of ions. According to this law, the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individuals contributions of the ions and cations of the electrolyte. Students, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि अब उसका डाइल्यूशन करने पर उसका डिसोसिएशन और नहीं होता, यानी कि जितना होना होता है उतना हो जाता है। इस कंडीशन में क्या है कि जो चार्ज है वो सेपरेट होने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होने लगता है, यानी कि जब एक चार्ज का यानी कि एक आयंस का दूसरे आयन से इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, एक आयंस का दूसरे आयन पर जो इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, तब उसे इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बोलते हैं। इस कंडीशन में हम ईच आयंस का लैम्डा m कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हर एक आयंस का मोलर कंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, क्योंकि अब एक आयंस का दूसरे आयन से कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस इतनी बढ़ गई है, वो एक दूसरे से इतनी दूर जा चुके हैं कि अब उनका एक दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क या कोई इफ़ेक्ट नहीं रहा है। उस कंडीशन में हम हर एक आयंस का उसके लिए लैम्डा m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ ए भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये किस में टूट गया? ए पॉजिटिव और बी निगेटिव में। तो इसके लिए क्या होगा? लैम्डा इनफाइनाइट m ए बी इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट m ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m बी निगेटिव। ओके, इसको एक हम एग्जाम्पल से भी शो कर सकते हैं। जैसे CaCl2 किस में ब्रेक डाउन हुआ? Ca पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव। तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं अलग लैम्डा इनफाइनाइट m CaCl2 इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट m Ca पॉजिटिव 2 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl निगेटिव। ओके, अब इक्वेशन रॉन्ग बिफोर डाइल्यूशन, ये इक्वेशन कब है? जब हमने डाइल्यूशन कर दिया है, क्योंकि डाइल्यूशन होने पर ही चार्ज सेपरेशन हुआ है, ठीक है। अगर हम डाइल्यूट ना करते तो चार्ज सेपरेशन ना होता, और चार्ज सेपरेशन ना होता तो हम हर एक आयंस का इंडिपेंडेंट मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते थे। तो ये इक्वेशन डाइल्यूशन के पहले गलत है, लेकिन जब हमने डाइल्यूशन कर दिया है तब उसके लिए इक्वेशन राइट है। ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह बिहेव करने लगता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ओके, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट लैम्डा इनफाइनाइट m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for NH4OH if lambda infinite m at infinite dilution for NH4Cl, NaCl and NaOH are 400 and 300 and 200 ohm inverse सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, यानी कि इन सब के लिए क्या दे रखी है? मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। ओके, अब ये तीन हैं, NH4Cl के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर NaCl के लिए दिया गया है और NaOH के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इनके लिए आप इक्वेशन बना लीजिए, लैम्डा इनफाइनाइट m NH4Cl ये किसके इक्वल होगा?
NH4Cl अपने जिस आयंस में टूटेगा इसके इक्वल होगा। तो ये इक्वल होगा लैम्डा इनफाइनाइट या लैम्डा नोट m NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट m Cl नेगेटिव। ये किसके इक्वल है? 400 के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 400 गिवन है। ओके, नेक्स्ट लैम्डा नोट m NaCl, ये किसके इक्वल होगा? लैम्डा नोट m Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट m Cl नेगेटिव। इसके लिए है 300। ओके, लैम्डा नोट m NaOH किसके इक्वल है? लैम्डा नोट m Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट m OH नेगेटिव। इसके लिए है आपके लिए 200। ओके, अब हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है NaOH के लिए या NH4OH के लिए। अब NH4OH हमें कहाँ से मिलेगा? किस किस इक्वेशन में से हमें NH4 पॉजिटिव आयन और OH आयन नेगेटिव मिलेंगे? तो स्टूडेंट्स, हमें NH4 पॉजिटिव आयन्स मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन से और OH मिलेगा हमें थर्ड इक्वेशन से। तो जब हम NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव को प्लस करेंगे तभी तो हमारा NH4OH बनेगा। तो इसलिए NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट है फर्स्ट इक्वेशन में और OH प्रेजेंट है थर्ड इक्वेशन में। तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे और उसमें से सेकंड इक्वेशन को हमें माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरह से करने पर आपका 400 प्लस 200 माइनस 300, तो ये आपका आ जाएगा 300 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, अब ये कंडक्टेंस का टॉपिक आपका यहीं पर फिनिश है। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, यानी कि मेटल्स का बना हुआ होता है इलेक्ट्रोड्स एंड इट्स आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, यानी कि किसी भी मेटल्स का और उसके आयंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किस कंडीशन में? एट इक्विलिब्रियम पर, यानी कि इक्विलिब्रियम की स्टेज में मेटल्स और उसके आयंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब इसको 3 कंडीशन में हम समझ सकते हैं। कंसिडर ए मेटल रोड M प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ऑन सोल्यूशन, देयर इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटी। जब हम एक मेटल रोड को उसके आयंस के सोल्यूशन में या उससे के ही रिलेटेड साल्ट सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है आपकी, ये एक आपका मेटल रोड है और ये कंटेनर है जिसमें आपका जिस चीज़ की मेटल है उसी का रिलेटेड आपका साल्ट सोल्यूशन है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि मेटल से जो मेटल्स आयंस हैं वो सोल्यूशन में जाने की कोशिश करेंगे। जब मेटल से मेटल्स आयन सोल्यूशन में जाएंगे तो इस रोड पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा और मेटल्स आयंस जो है वो इस रोड के चारों तरफ आपके आ जाएंगे। तो मेटल आयंस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो यानी कि इस रोड पर तो आपका निगेटिव चार्ज हो गया और इस रोड के बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, यानी कि मेटल रोड पर निगेटिव चार्ज है और इस रोड के बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में थोड़े से आयंस बाहर आए, फिर बढ़ते गए, तो इस तरीके से दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता गया। यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर मेटल्स रोड पर कोई अपोजिट चार्ज है और बाहर जो है वो और चार्ज है, तो इन दोनों की यानी कि चार्ज डिफरेंस जो होता है वही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है। सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में भी हमने एक मेटल रोड ली, उसको उसके रिलेटेड साल्ट सोल्यूशन में डिप कराया। सेकंड कंडीशन में हो सकता है कि सोल्यूशन में से जो आपके आयंस हैं, ठीक है, सोल्यूशंस में से जो आपके आयंस हैं वो रोड पर जाने लगते हैं। ठीक है, जब वो रोड पर जाने लगते हैं सारे के सारे आयंस रोड पर जमा हो जाएंगे तो आपके इस रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सोल्यूशन में कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव। तो इस कंडीशन में आपका एक पोटेंशियल डेवलप होता है, वही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। फर्स्ट कंडीशन में मेटल से मेटल्स आयंस जा रहे हैं। ठीक है, मेटल से मेटल्स आयंस जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि वो क्या हो रहा है?
एम की कंडीशन में तो मेटल्स की कंडीशन में तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और जब वो आयंस के रूप में आ गई तो कितनी हो गई, इंक्रीज कर गई। तो यानी कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी कि मेटल्स एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Mn पॉजिटिव, ओके, जहाँ पर M गेट्स ऑक्सीडाइज, यहाँ पर मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। सेकंड कंडीशन में क्या है कि सेकंड कंडीशन में ये है कि सॉल्यूशन में से मेटल्स आयंस जो हैं वो रोड पर जा रहे हैं और क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, और वो किस में जमा हो रहे हैं, मेटल M में। तो इस कंडीशन में जो मेटल्स है वो रिड्यूस हो रही है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। अब एक थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन में ये होता है कि ना तो आपके रोड से मेटल्स आयंस सॉल्यूशन में जाते हैं और ना ही सॉल्यूशन से आयंस जो है वो रोड पर जमा होते हैं। इस कंडीशन में हम इसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट या इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जैसे प्लेटिनम और ग्रेफाइट है, ओके। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, कि मेटल और उसके आयंस की नेचर कैसी है। अगर मेटल्स की नेचर ऑक्सीडाइज की है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अगर आयंस में से मेटल्स की जो नेचर है वो रिड्यूस होने की है तो वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। और उसी तरह से उसके सॉल्यूशंस जो आयंस हैं उनका ऑक्सीडाइज होने की है या उसको रिड्यूस होने की है उसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन केस ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर, ठीक है, कि आयंस की कंसंट्रेशन कैसी है। अगर हम गैस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, या कोई एक हमने कांस्टेंट ली है, कोई एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ली है। जैसे हम अगर आगे पढ़ेंगे एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेशन हम 1m लेते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर किसी भी उसमें किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या लेते हैं, तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगर हम किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इफ़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन लाइक P इज इक्वल टू 1 atm या 1 बार, यानी कि प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm या 1 बार होना चाहिए। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होना चाहिए। एंड कंसंट्रेशन आपकी 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। देन इट इज़ सेड टू बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब ये क्या कहलाता है, तब ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। किस कंडीशन में, जब आपका प्रेशर 1 atm हो या 1 बार हो, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो और कंसंट्रेशन आपकी 1 मोल पर लीटर हो, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम डिनोट करते हैं ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम ई से, बट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम ई नोट से डिनोट करते हैं, ओके। सपोज एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है Zn ऑक्सीडाइज इंटू Zn पॉजिटिव 2, तो इसके लिए अगर हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने लगे या इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने लगे तो हम लिखेंगे ई Zn पॉजिटिव 2। Zn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, 0, और कितनी बढ़ रही है, पॉजिटिव 2, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तब हम इसे इंडिकेट करेंगे ई नॉट Zn पॉजिटिव 2, ठीक है। ये है इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके। अब नेक्स्ट इक्वेशन इस तरह से रिडक्शन की देख लीजिए। कॉपर गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूस इन Cu, ओके। इसके लिए हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा। रिडक्शन क्यों, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव 2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल हुआ इसका, और हमने इसको इंडिकेट इस तरीके से कहा। लेकिन अगर यही रिडक्शन पोटेंशियल किसी स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है तब हम उसे इंडिकेट करते हैं ई नॉट Cu पॉजिटिव 2 Cu,
ये कहलाता है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, एक नोट है, देखिए, दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट्स ने ये पूछा, मतलब एक स्टूडेंट से किसी ने ये पूछा कि Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो उसने ये कहा कि Zn का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका पॉजिटिव 0.76 वोल्ट है, 0.76 वोल्ट है। दूसरे से पूछा गया कि आप बताओ जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो उसने ये कहा कि -0.76 है। अब दोनों ही स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन गलत दोनों का ही नहीं है, दोनों का ही सही है, क्योंकि एक ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखकर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया और एक ने उसके रिडक्शन रिएक्शन को देखकर उसका रिडक्शन पोटेंशियल बताया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हम कौन सा यूज़ करें, हम ऑक्सीडेशन वाला यूज़ करें जिंक के लिए ही, भाई एक मेटल है उसका या तो ऑक्सीडेशन ही लेंगे हम या रिडक्शन ही लेंगे, लेकिन हम दोनों इक्वेशन देखने लगे तो उसके लिए तो अलग अलग आएगा। तो प्रॉब्लम ये हुई कि कोई एक लेना है हमें, या तो हम ऑक्सीडेशन वाला लें या हम रिडक्शन वाला लें। तो आईयूपीएसी ने ये कहा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वही, यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन भी होता है तब भी हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ओके, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन भी होता है तब हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट ये यहाँ पर दिया हुआ है SRP, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होता है -SOP के, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, यानी कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, अब देखिए किसी भी मेटल्स का जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, वो हम अकेले नहीं निकालते, उसके लिए हम किसी एक रेफरेंस सेल की हेल्प से ही निकालते हैं, या किसी एक रेफरेंस पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से ही निकालते हैं। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, यानी कि SHE। अब ये देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इट इज़ ए गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये क्या है, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड्स है, यानी कि यहाँ पर गैस को उसके आयंस के कांटेक्ट में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाय IUPAC। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यानी कि इसी को रेफरेंस मानकर जितने भी आपकी मेटल्स हैं सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए गए हैं। ओके, इट कैन बी एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। ये दोनों की तरह वर्क करता है, ये कैथोड हाफ सेल की भी तरह काम करता है और एनोड हाफ सेल की भी तरह काम करता है। इट्स SRP, यानी कि इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज अज्यूम्ड टू बी 0.0 वोल्ट, यानी कि 0 वोल्ट। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों को ही 0 माना गया है, ठीक है। ये इक्वेशन से भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, ये कैसे बनता है। यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम HCl सोल्यूशन लेते हैं, क्योंकि हमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन चाहिए तो हम HCl का ही यूज़ कर लेते हैं। इसका हम कितना लेते हैं, 1 मोलर कंसनट्रेशन हमने इसका यूज़ कर लिया। एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होती है जो कि नीचे से होलो हुई होती है, उसमें हम एक प्लेटिनम वायर लगा देते हैं, ठीक है, और ऊपर से इसको एक हम ओपन भी दिखाते हैं। इसमें से हम प्योर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन जिसका प्रेशर कितना होता है 1 atm, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हम बना रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम बना रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन वही है कि प्रेशर आपका 1 atm होना चाहिए, कंसनट्रेशन आपकी 1 m होनी चाहिए, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। इस प्लेटिनम वायर्स में हम एक प्लेटिनम ब्लैक फॉइल
ऐड कर देते हैं। अब इस प्लेटिनम ब्लैक फॉइल्स का काम क्या होता है कि ये हाइड्रोजन गैस को अब्जॉर्ब कर लेता है, इट एब्जॉर्ब H2 गैस। ओके, अब इसका जो हमारा इसको पूरे को सेटअप करके इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इसका पोटेंशियल आता है हम उसको नोट कर लेते हैं। इसका पोटेंशियल आपका 0 ही आता है। इसको दोनों कंडीशन में करके देखते हैं। इसको एनोड हाफ सेल बनाकर भी देखते हैं और एनोड कैथोड सेल बनाकर भी देखते हैं। ठीक है, दोनों में एक में आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और एक में आपकी रिडक्शन होती है, लेकिन दोनों कंडीशन में जो आप इसका पोटेंशियल आता है वो 0 ही आता है। इस तरह से इस सेल से इस इलेक्ट्रोड से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके हम इसके रेफरेंस में दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है शी एज कैथोड हाफ सेल। ये यहाँ पर कैथोड के रूप में इसकी रिएक्शन दी हुई है। ओके, इसके लिए भी इसकी जो वैल्यू है वो 0 वोल्ट आती है, 0.0 वोल्ट। ओके, EMF ऑफ सेल। अब ये EMF ऑफ सेल क्या है? EMF ऑफ सेल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल्स, यानी कि किसी भी सेल्स के इलेक्ट्रोड्स का जो डिफरेंस होता है व्हेन ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शंस एट कैथोड इज कंसिडर, यानी कि किसी भी सेल्स के इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? EMF ऑफ द सेल्स कहलाता है। व्हेन ऑक्सीडेशन किस पर होता है? अगर आपका ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा है और रिडक्शन आपका कैथोड पर हो रहा है, यानी कि ये माना गया कि जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पर होता है और रिडक्शन जो है वो कैथोड पर होता है, तब हम इस इक्वेशन से EMF निकाल लेते हैं, यानी कि EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट, ये A एनोड यूज़ किया गया है, प्लस E नॉट C यानी कि कैथोड यूज़ किया गया है। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और इस पर कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, हम इसकी हेल्प से EMF ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। लेकिन IUPAC ने हमें पहले ही बोल दिया है कि दोनों ही इलेक्ट्रोड पर आपको रिडक्शन लेना है, तो व्हेन रिडक्शन ऑफ बोथ एनोड एंड कैथोड इज कंसिडर, तब आपका EMF ऑफ द सेल इक्वल होगा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड के, यानी कि कैथोड पर भी आपका रिडक्शन है और एनोड पर भी रिडक्शन है, तब आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में आपको एक इक्वेशन इस रूप में भी मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि राइट हैंड साइड वाला आपका कैथोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका एनोड होता है, और जब हम इसे इक्वेशन में लिखते हैं तो ये कैथोड इधर की साइड में आ जाता है और एनोड इधर चला जाता है, तब आप इस इक्वेशन को ले सकते हैं EMF ऑफ द सेल निकालने के लिए। इफ़ EMF ऑफ द सेल इज़ पॉजिटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड फेसिबल। अगर आपका EMF ऑफ द सेल कितना आता है? पॉजिटिव आता है, ठीक है, या आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, तब जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। EMF ऑफ द सेल्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए, किसके लिए? रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए। लेकिन अगर ये निगेटिव आता है तो रिएक्शन क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि किसी भी सेल को वर्क कराने के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, हमें उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट है ये एक क्वेश्चन जो है कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। ये एक सेल दिया हुआ है, इसके लिए आपको EMF निकालना है। ठीक है, ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड वाला है और ये आपका राइट हैंड साइड वाला है। लेफ़्ट हैंड साइड वाले पर आपका जो है वो एनोड है, इस पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। राइट हैंड साइड वाला आपका कैथोड है, इस पर रिडक्शन होता है। ठीक है, अब इन दोनों के ही लिए, दोनों इलेक्ट्रोड के लिए आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं। E नॉट Zn पॉजिटिव 2/Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। अब ये क्या है कि देखो यहाँ पर हमें ऊपर वाली इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ देखिए ये नीचे ये किस कंडीशन में है? Zn पॉजिटिव 2 से ऑक्सीडेशन कितनी हो रही है? 0, यानी कि रिडक्शन, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही है। नेक्स्ट वाली में भी यही है कि कॉपर पॉजिटिव 2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कॉपर में, तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तब आप इस फॉर्मूला लगा दीजिए, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब यहाँ पर दोनों के ही क्या दिए हुए हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आपका
आ जाता है यहाँ पर वैल्यू पुट कर प्लस 1.10 वोल्ट, यानी कि रिएक्शन ये पॉजिटिव में आया है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। नेक्स्ट, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए ये एक सेल दिया हुआ है, कैथोड दिया हुआ है और ये एनोड भी है। इसके लिए वैल्यू दी गई है Zn, वो E0 Zn/Zn पॉजिटिव 2, इसके लिए दिया गया है पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये है Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि 0 से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव 2 में, तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कितना दिया हुआ है, प्लस 0.76 वोल्ट। तो हम इसको किस में चेंज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो आप उसको रिडक्शन में चेंज करें। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -0.76। ओके, नेक्स्ट वाले में भी यही है कि इसका नेक्स्ट वाले में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले में भी। तो नेक्स्ट वाले में भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, आप इसको भी चेंज करेंगे। दोनों की वैल्यू चेंज करने पर आप इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव के 0.63 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव में है तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, अब प्रैक्टिस वर्क है, आप ये दोनों क्वेश्चंस आप अपने घर पर करेंगे। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। ये एक सेल दिया हुआ है, इन दोनों के लिए ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट भी एक सेल दिया हुआ है, इसके लिए दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं, इनका आपको दोनों में ही ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। ओके।